तो अपन ने बात स्टार्ट की थी किसकी? सॉल्यूशन की। किसकी? कौन सा स्टार्ट किया था बेटा? बोलो। सॉल्यूशन। बोला था सॉल्यूशन से पहले क्या पढ़ा था? मिक्सर। क्या पढ़ा था? मिक्सर। मिक्सर को किसके बेसिस पे अपने क्लासिफाइड किया था? फेज के। किसके बेसिस पे किया था? फेज। कितने टाइप में किया था? दो। कौन सा? होमो और हेट्रो। किसके बेसिस पे किया था? फेज के। और कौन कौन से? होमो और हेट्रो। सेम फेज, डिफरेंट फेज। अब बताओ, जो होमो और हेट्रो था, मैं बोलूं एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, के अंदर जो सॉल्यूट मिला है, सॉल्वेंट पार्टिकल के अंदर क्या मिलता है? सॉल्यूट। मतलब विलायक के अंदर क्या मिल रहा है? विले। और विले के कणों का आकार है वो 0.5 नैनोमीटर है। बताओ कौन सा? होमोजीनियस मिक्सर है या हेट्रोजीनियस मिक्सर? कैसा है? होमोजीनियस। पर मैंने बोला 10 नैनोमीटर है। और हेट्रो में कौन सा है? कोलाइड। कौन सा है बेटा? कोलाइड। हेट्रो में कौन सा है? कोलाइड। और मैंने बोला कि 1030 नैनोमीटर है सस्पेंशन। कौन सा है? सस्पेंशन, या जिसको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? निलंबन। क्या समझ में आई बात मेरी? कल ये बात बोली थी, समझ में आएगा? अब अपन ने बात बोला था कि जो अपना सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? बताओ, वो होमोजीनियस मिक्सर होता है या हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सर को अपन क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अपन ने बात की थी, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं, तो डेफिनेशन क्या थी? एग्जैक्ट डेफिनेशन अपनी ये थी, क्या थी कि दो कंपोनेंट होंगे और वो आपस में कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। और टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अरे हो सकते नहीं होता? दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, परंतु वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिएक्ट कर दिया तो वो सॉल्यूशन तो है, पर वो किसी और पदार्थ का हो गया, उस पदार्थ का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आई यहां तक? उसके बाद अपन ने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात की थी? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या था बटो? कि एक तो ये होमोजीनियस मिक्सर होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, ये इसका फेज कितने होता है? सिंगल फेज होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब या तो सॉलिड टाइप दिखेगा, या लिक्विड टाइप का, या गैस टाइप का। कोई तकलीफ है क्या? चलिए, उसके बाद अपन ने एक बोला था, क्या होता है कि इसका जो रेशियो होता है किसमें? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा? इक्वल होगा। प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम ले लो और उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या देख दो? रेशियो देख दो, वो क्या रहेगा? अब अपन देखो, सॉल्यूशन के अंदर दो वर्ड आए। कौन कौन से वर्ड आए बेटा? सॉल्यूशन, विलियन। और विलियन इक्वल टू क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे बेटा? विलायक। और एक होता है विले। ठीक है ना? अभी है ना बच्चों, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आने वाला टाइम आप जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, वो सारी कौन सी है? इंग्लिश में। आप जाओगे बीएससी नर्सिंग करने, किसमें? इंग्लिश में। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी आदत डाल दो। और मैं एक बात और बताता हूँ, स्पेलिंग सही होना जरूरी नहीं है, उसका टर्म आना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग जब आने लग गया तो धीरे धीरे अपने आप सही होने लग जाएगी। अरे बात समझ आई? बात आने लगी ना, धीरे धीरे आपको पता चल गया इसको ये कहते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप 2-3 बार स्पेलिंग वो लिखोगे तो अपने आप क्या होने लग जाएगी? सही होने लग जाएगी। क्या APPLE एप्पल एंड सेव रटनी पड़ रही आज? अरे नहीं रटनी पड़ रही ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतनी बार देख लिया है कि वो आपको क्या हो गई? कंठस्थ हो गई। तो वही चीज है, धीरे धीरे अपने आप में क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा रेगुलेशन में। अब बताओ विलायक क्या होता है? विलेय क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा? विलायक क्या होता है बताओ? जिसमें घोलता है या जो घोलता है? जो घुलता है वो विलेय होता है, मतलब क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और जो घोलता है वो क्या होता है? ठीक है ना? जो घुलता है वो क्या है? सॉल्यूट। जो घोलता है वो, समझ आई बात? और जो घुलता है, जिसमें जो घुलता है, अब वो क्या होगा? मैंने बोला एक घुल रहा है और जिसमें घुल रहा है, तो जिसमें जो घुल रहा है वो कौन सा हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तो एक घुलता है और एक घोलता है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? दो पदार्थ होता है, एक तो घुलता है और दूसरा घोलता है। जो घुलता है वो कौन सा होता है? सॉल्यूट होता है। और जो घोलता है वो, और जो घुलता है वो उसी के, जिसमें घुल रहा है उसी के जैसा नजर आता है। समझ आया बात? एक क्या होता है? घुलता है, दूसरा घोलता है। और जो जिसमें घुलता है वो उसी के जैसा नजर आता है। इसका मतलब फेज।
किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्यूट के ऊपर कि सॉल्वेंट के ऊपर? किसके ऊपर? सॉल्यूट के। किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर फेज डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड। मैंने अभी वापस बोला, एक घुलता है दूसरा घुलता है, जो जिसमें घुलता है, जो जिसमें घुलता है वो उसी के रंग, उसी के जैसा नजर आता है। तो उसी के जैसा नजर आएगा मतलब कैसा नजर आएगा? सॉल्वेंट जैसा। एक मैं बात आपको इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इन जनरल बात ये कर रहा हूं कि मैंने एक आपको बहुत ज्यादा, जैसे मिश्री समझते हो, हाकर हाकर समझते हो क्या होती मिश्री? अरे देखा होगा घर पे लाते हैं अब, अरे बाप जी ने प्रसादी चढ़ाइए, लाए हो घर पे है। अब मैं उसको बोलूं, मैं बोलूं आप तोड़ते जाओ, जैसे आपने आधा तोड़ा, क्या वो होता कैसा, कैसा होता आप इस, कौन सा सॉलिड है, उसको आपने तोड़ा कैसा रहेगा? वापस तोड़ा, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, क्या रहेगा? इतना छोटा पार्टिकल आ गया तो भी क्या रहेगा? मैं बोलूं उससे भी छोटा किया आपने, क्या वो लिक्विड बन जाएगा कभी? क्या गैस बनेगा क्या? कभी बनेगा क्या? इसका मतलब जब उसको पानी में डालते हैं, क्या उसकी स्टेट चेंज होती है क्या? आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, मिश्री था, उसको किस में घोल दिया बेटा? पानी के अंदर। क्या वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? उसके जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, परंतु वो कभी सॉलिड से क्या नहीं होगी? लिक्विड कन्वर्ट नहीं होगी। अरे बात समझ आई मेरी? परंतु अपन को दिखेगा तो वो कैसा? पानी जैसा दिखेगा कि नहीं देगा? अरे मैंने ग्लूको के अंदर क्या मिला दिया? पानी, तो ग्लूको का जो सॉल्यूशन बना है, क्या वो कैसा नजर आ रहा है? लिक्विड नजर आ रहा है कि सॉलिड नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? लिक्विड। इसका मतलब फेज तो कैसा है? क्या वहां पे ग्लूकोज के जो पार्टिकल है वो लिक्विड हो गए क्या? वो कैसे है वहां पे, आज भी कैसे है, पर वो पार्टिकल इतने छोटे हो गए कि अपन को दिखाई नहीं दे रहे। बात समझ में आया क्या? क्या खतरनाक सेंटेंस यहां से निकल के आ सकता है, क्वेश्चन बहुत शानदार बन सकते हैं। लोग कहते हैं क्वेश्चन आंसर नहीं आते, वो आंसर इसलिए नहीं आते क्योंकि चीज समझी ही नहीं है तुम लोगों। तो वो पार्टिकल्स गए कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो सॉल्वेंट होता है बेटा, ये ऐसा होता है कि भाई पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगे? अब जो अपने मिश्री पहले डाली, जो अपन को दिख रही थी, बहुत अच्छे से दिख रही थी, जैसे मैंने बोला ये अपना एक गिलास है और इसके अंदर बेटा क्या भर दिया? पानी। क्या भर लिया? पानी। अब देख, इस पानी के अंदर मैंने क्या किया बेटा? मैंने इसके अंदर ये मिश्री डाल दी, आप वाली ये रही, ठीक है ना, या सुक्रोज बोल दो जिसको, क्या बोल दो बेटा? सुक्रोज। अब डाल दिया, क्या जब डाला तब दिख रहा था? अरे दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? परंतु धीरे 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 आप 2-3 घंटे बाद वापस आए, गायब, या छोटा मोटा पार्टिकल यहां पे दिखेगा, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो गया है, और वो इतना छोटा हो गया है कि जो सॉल्वेंट में, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है? जैसे लिक्विड है, मैंने बोला कैसा बेटा है पार्टिकल? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। अब ये जो लिक्विड था बेटा, इस लिक्विड के अंदर क्या दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोल। क्या अंतर आणविक आकर्षण बल है कि नहीं है? क्या बोलेंगे? अंतर आणविक आकर्षण बल, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्स, आई, ठीक है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, इंट्रैक्शन। आगे समझे? आ जाओ। अब इस साइड बात करते हैं कि ये जो अट्रैक्शन है, तो एक पार्टिकल्स ये ऐसे, ये ऐसे, ये सब में अट्रैक्शन आपस में, ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्या अट्रैक्ट, क्या इन दोनों पार्टिकल, जो 4 पार्टिकल जो आपस में मिक्स, जहां से ये है, क्या ये पार्टिकल फ्री है कि नहीं है इसमें? अरे यहां पे वैकेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा? यहां वॉइड है कि नहीं है? क्या इस वॉइड के अंदर ये जो पार्टिकल्स आएंगे वो यहां पे बैठ जाएंगे, इस वॉइड के आके बैठ गए। आई बात समझ है? इस वॉइड में आके बैठ गए, समझ में आया? इस वजह से अपन को अब दिखाई नहीं दे रहा। आई बात समझ? अब बताओ, कोई भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैंने बोला कोई भी सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और सॉल्वेंट की किस पे डिपेंड करेगा, इस वॉइड पे कि ये कितनी है। बात समझ आई बात। यदि ये बहुत कम है तो ये क्या करेगा, कम घोल पाएगा, क्यों, वॉइड फिल हो गई। अब उसमें जिस टाइम अपन ने क्या किया, चीनी मान लेते हैं, थोड़ी देर के NaCl नमक डाल देते हैं, जैसे ये वाटर है, इस वाटर को बोलते हैं H2O, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर अपन ने क्या डिजोल्व कर रहे हैं बेटा, NaCl, क्या डिजोल्व कर रहे हैं, आपने डाला क्या, NaCl का 1 चम्मच भर के डाला, गिलास ली, उसके अंदर अपन ने NaCl डाल दिया, और जैसे ही डाला वो क्या हो गया, थोड़ी देर में अपने यूं किया, डिजोल्व हो गया। समझ आई बात। जैसे डिजोल्व हुआ आपने और डाला कि सर एक और डालो, अपन डालते गए, डिजोल्व होता गया, पर एक टाइम आया कि जैसे ही डाला अपन ने काफी देर तक उल्ट फेर किया, परंतु डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब अब इसकी कैपेसिटी पूरी होगी कि नहीं होगी, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना था उतना हो गया। अब इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा डिजोल्व अपन बोलेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, पूरी, कैपेसिटी क्या हो गई, पूरी। और इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन या संतृप्त अवस्था। क्या बोलेंगे इसको, संतृप्त अवस्था। समझ में आया क्या, कि कितना कोई भी सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, वो उतने अमाउंट में डिसॉल्व कर ले तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, या संतृप्त विलयन कहा जाता है। कोई तकलीफ है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाना है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब मैं बात बोलूं कि सर ये आया क्यों, तो अपन को पता चल गया कि कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व इसलिए करता है कि उसके अंदर क्या होती है, वॉइड्स होती है। दो पार्टिकल्स जो आपस में होते हैं, अट्रैक्शन से रहते हैं, उसके बीच में क्या होती है, वॉइड्स होती है, और उसके अंदर वो क्या करता है, सॉल्यूट जो अपने पार्टिकल्स होते हैं वो जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। आगे बात समझे। अब इसका मतलब हो गया, क्लियर हो गया। परंतु आपने जैसे ही और ये जो डाला, क्या आप सोच रहे हो कि ये NaCl नीचे जाके बैठा है, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी के अंदर लाइन में दे रखा है ये चीज। क्या इस NaCl को इसके अंदर डिसॉल्व किया, क्या वो ऊपर से डाला वही नीचे जाके बैठा है, नहीं। ये जो डाला है NaCl, जो आपने पहले क्या किया, मैंने बोला अब ये मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं, सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहा हूं कि सैचुरेटेड है सॉल्यूशन, आपने उससे ऊपर से क्या डाला, और नमक मिलाया। आपने क्या किया, उसमें और नमक मिलाया, और वो जो नमक मिलाया है क्या वो जाके यहां पे बैठा है, नहीं। यहां पे ये जो वॉइड में NaCl यहां पे प्रेजेंट था, Na+ और Cl- था, अब जैसे ही आया वो इसके साथ क्या हुआ, इंटरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको तो हटा दिया, वो खुद आके यहां पे बैठ गया। और कॉलिजन तो हुआ है ना उसके बीच में, अपन ऊपर से डाला तो क्या हुआ, इसके साथ कॉलिजन हुआ इनके पार्टिकल्स, तो वो NaCl क्या हुआ, ऊपर वाला यहां बैठ गया और अंदर वाला क्या हो गया, नीचे जाके जमा हो गया, और अपन को NaCl दिखा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। याद रहेगा क्या, मैं ये वापस लिखवाऊंगा, पर अभी मैं समझा रहा हूं कि है क्या एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर अपन आगे क्या करने वाले। आया समझ, जब मैं वहां पे बोलूंगा कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है बेटा, तो तुम समझ जाओगे कि जो ऊपर से पार्टिकल्स डाला है वो डिसॉल्व हो गया, जो डिसॉल्व था वो नीचे आके बैठ गया। आया समझे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। परंतु मुझे लगा कि नहीं सर, हम तो इस NaCl को घोलेंगे, तो अब घुलेगा कैसे, तो अपन ने किया टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, बहुत लॉजिकली बात सोच कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जो पार्टिकल्स है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। समझ में आई बात, क्या बात बोल रहा हूं, पता चला कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अंतर आणविक आकर्षण बल कम होंगे तो ये पार्टिकल्स दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अरे हाँ ना बोल, पार्टिकल्स क्या जाएंगे, दूर। और जब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से दूर गया, ये इससे दूर गया, ये इससे दूर गया, ये जो 20 की जगह है बढ़ गई घट गई रे, बढ़ गई। ये क्या हो गई रे,
बढ़ गई। जब ये बढ़ा तो वॉइड हो गई कि नहीं हो गई? वॉइड बढ़ी तो NaCl और आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा? इसलिए गर्म करने पर कोई सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में क्यों डिजोल्व होता है, पता चला है क्या? क्यों? क्योंकि क्या हो जाती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई द वॉइड इन बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल इंक्रीजेस। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि गर्म करने पर क्या होता है, विलायक कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण विलायक कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अंतर आणविक आकर्षण बल कम होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और उसके बीच में जो अंतराकाश अवकाश है, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण दूसरा डिसॉल्व हो जाता है। कोई तकलीफ है क्या? और इसको अपन बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपने हीट करके जबरदस्ती डिसॉल्व किया है उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। समझ में आया क्या अति संतृप्त विलयन क्या कहते हैं? कोई तकलीफ है क्या? पक्का? अरे किसी को प्रॉब्लम है? मैंने क्या बातें बोली समझ में आया तुम लोगों को? यस या नो? समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है ना? डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझनी है साइंस को कि भाई है क्या, हकीकत में क्या है। अब मैं बात करूं कि मैंने एक आपको सॉल्यूशन बना के दे दिया, मैंने कहा बेटा ये सॉल्यूशन है, ले तू। और कैसा है? मैंने बोला ये नमकीन पानी है। कैसा है रे? इसका मतलब इसके अंदर क्या डिजोल्व है रे? सॉल्टेड वाटर। कैसा बेटा? सॉल्टेड वाटर है। ठीक है ना? तो सॉल्टेड वाटर है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है बेटा, H2O, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आगे बात करूंगा, NaCl एक्वस। क्या लिख दिया बेटा? NaCl एक्वस। मैंने बोला ये सॉल्यूशन बना है, आप बताओ ये कैसा है, सेचुरेटेड है या सुपर सेचुरेटेड है, जैसा भी है। मैंने कहा आप बताओ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो आपने इसके अंदर क्या डाला, NaCl डाला। क्या लेके आया बेटा? NaCl लेके आए और इसके अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व किया। कि सर ये लो, NaCl लेके आए, इसके अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व किया, और NaCl क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या सेचुरेटेड था? सेचुरेटेड होता तो ये NaCl कहां जाके बैठ जाता, नीचे जाके बैठ जाता। ठीक है, सेचुरेटेड होता तो NaCl कहां जाके बैठ जाता, नीचे। आपके एक NCERT एग्जाम्पलर आते हैं, पता नहीं होगा आपको शायद, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर आती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो वहां पे आंसर बच्चे करते हैं सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड नहीं है वो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे NaCl डिसॉल्व किया वो जाके नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, क्रिस्टलीकरण हो गया, मतलब वो ऊपर से इसको डिसॉल्व किया वो नीचे बैठ गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, सेचुरेटेड है। कैसा है, सेचुरेटेड है। बात समझ आई बात? परंतु अपन ने डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व हो गया, तो सेचुरेटेड तो नहीं था, वो कैसा है बताओ, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, अनसेचुरेशन, मतलब क्या, असंतृप्त विलयन है। कैसा है, वो संतुष्ट नहीं है, वो बोला अभी भी मेरे पास वॉइड्स है जिसके अंदर मैं रख सकता हूं, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई तकलीफ है क्या? पक्का? किसी को डाउट है यहाँ पे मैंने क्या बातें बोली है रे? किसी को किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे तुम लोग? पक्का कर लोगे 100%? ऐसा है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन दिया तो कैसे होगा? अरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कर लोगे। ये अमाउंट के बेसिस पे किया आपने, किसके बेसिस पे किया है, जो है सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ये क्या किसके बेसिस पे किया आपने, अमाउंट पे। साथ नहीं देखी आपने, रसगुल्लों में डालते हैं अपने, हैं घर पे बनाई भी होगी, अरे है कि नहीं, वो कैसा सॉल्यूशन है, सुपर सेचुरेटेड होता है। कैसा होता है, सुपर सेचुरेटेड, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। अरे होती है कि नहीं होती है, उसके किसके हम कंपेरिजन में, वाटर के, मतलब जितनी डिजोल्व होनी चाहिए उससे ज्यादा डिजोल्व करते हैं ना, इसलिए अपन बहुत ज्यादा हीट करते हैं उसको, पता है? अरे करते हैं कि नहीं करते? तो वो सेम रीजन है, ताकि वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये सारा, क्या कोई डाउट है अभी तक जो समझाया उसमें किसी को भी है? अरे नहीं है। अब मैं बात करूं कि जो अपना सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इसकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है, सॉल्वेंट जनरली होता है, वो क्या होता है,
लार्जर अमाउंट में होता है। क्या होता है बेटा? लार्जर अमाउंट होता है। और सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट होता है। और सॉल्यूट होता है वो मोर देन वन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? मोर देन वन हो सकता है। समझ में आया क्या? क्या बात बोल के पता चला कि जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि विलेय होता है वो क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है, और वो एक से क्या होता है? ज्यादा भी हो सकता है। विलायक हमेशा क्या होगा? किसी के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है। तो इसका मतलब मैं जैसे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो उसमें एक तो सॉल्वेंट होगा, एक क्या होगा? सॉल्यूट। पर टर्नरी सॉल्यूशन की बात करूंगा, मतलब क्या होगा? त्रिअंगी विलयन की बात करूंगा तो उसमें सॉल्वेंट कितने होंगे? एक ही होगा, पर सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोर देन, मतलब वन होगा। इसका मतलब कितने होंगे? टू। कितने होंगे? टू। समझ में आया क्या? पक्का? अरे बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो, अपने एग्जाम के अंदर आएगा तो ऐसा तो देख के नहीं देगा कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। भाई एग्जाम में आएगा, वो आपको ऐसा तो नहीं बोलेगा कि ये सॉल्वेंट और ये क्या है? सॉल्यूट है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन? किसी भी विलयन के अंदर विलेय व विलायक को कैसे पहचानते हैं? बात समझ आई? अरे क्या बोला? पता चला कि किसी भी विलयन के अंदर अपन विलेय और विलायक को कैसे पहचानेंगे। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बैठ रहा है भेजे में कि मैं क्या बता रहा हूं? अरे बैठ रहा है कि नहीं? हाँ ना बोल रहे हो? आ रहा है अच्छे से? पक्का? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? बाकी आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे वहां पे बहुत अच्छे से समझाएंगे हमसे बेटर, क्योंकि वहां के प्रोफेसर जिनसे हम पढ़ के आए उनसे पढ़ोगे तो सीधी सी बात है। ठीक है, अब आप जड़ों की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, एजुकेशन उल्टा होता है, पत्तियों से जड़ों की तरफ जाते हैं। समझ आई बात? एजुकेशन में क्या होता है? हमेशा पत्तियों से जड़ों की तरफ जाते हैं। तो तुम पतिया, हम आपको वो छोटी मोटी टहनियाँ जो आपको पेट से जोड़ा, और आप पेट से धीरे 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 कहाँ जा रहे हो? अब जड़ों की तरफ, मजबूती की ओर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? मजबूती की ओर। और वो मजबूती तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी लाइफ में। ठीक है, अभी रिजल्ट आया आईएएस का, देखा आपने? है, साइंस का ही टॉप निकला। क्यों निकला? क्योंकि उन्होंने समझने की टेक्निक होती है बेटा। समझा रही बात? ये फैक्ट है, ये बात आपको मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता कि साइंस वाला स्टूडेंट जिसने रटने पे कम ध्यान दे के समझने की जो टेक्निक जनरेट की है ना, वो 100% ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट से। आप समझ सकते हो चीजों को, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि है क्या। चलिए आइए बात करते आगे। देखो मैं यहां पे एक बात बता दूं कि अपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ में आया कि जो डिजोल्व होता है और जो डिजोल्व करता है। ठीक है, जो डिजोल्व होता है, जो डिजोल्व करता है। ठीक है ना, तो ये क्या, एक घुलता है और दूसरा गोलता है। जो गोलता है जिसमें मतलब जो गोलता है, जो जिसमें घुला है उसके जैसा नजर आएगा। इसका मतलब फिजिकल स्टेट है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट। तो फर्स्ट अपन देखते हैं अमाउंट के बेसिस पे। किस पे देखते हैं? पहले ये आप लिख दो, लिखो फटाफट, ये एक लाइन लिखो। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिखा? इसमें लिख दो जो घुलता है, जो घोलता है। लिख दो जो घुलता है, जो घोलता है। विच डिजोल्व, इन विच डिजोल्व। इंग्लिश में लिखना चाहो तो विच डिजोल्व, इन विच डिजोल्व। विच डिजोल्व, कौन घुल रहा है? ठीक है, इन विच डिजोल्व, किस में घुल रहा है? आया समझ है? एक लाइन लिख दो, जो घुलता है, जिसमें घुलता है उसके जैसा नजर आता है। जो घुलता है, जिसमें घुलता है
उसके जैसा नजर आता है। जो घुलता है मतलब कौन सा हो गया? सॉल्यूट। जिसमें घुलता है कौन सा हो गया? सॉल्वेंट। उसके जैसा नजर आता है वो हो गया फेज। जो घुलता है लिख दे सॉल्यूट, जिसमें घुलता है लिख दे सॉल्वेंट, उसके जैसा नजर आता है लिख दे फेज। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर। कोई तकलीफ है? एक और लिख देते हैं चीज। देखो लिखो सॉल्यूट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर का मतलब कैसे हुआ अब मैं आगे बात बता रहा हूं। सॉल्यूट लेटर, जैसे मैं इसको लिखूंगा डब्ल्यू स्मॉल लेटर से। किससे होता है? स्मॉल लेटर। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा? कैपिटल लेटर। तो उसको कैपिटल डब्ल्यू क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है कभी। अरे समझ आई बात? सॉल्यूट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया होता है? क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसमें स्मॉल लेटर मतलब छोटा डब्ल्यू, ठीक है ना। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा होगा? कैपिटल डब्ल्यू से। समझ में आया क्या? या ये भी हो सकता है इसको बी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, और इसको किससे? कैपिटल ए से। इसका मतलब मैं जब भी इसका अमाउंट लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे स्मॉल लेटर, इसका मतलब यहां पे लिखूंगा डब्ल्यू बी, और इसमें क्या लिखूंगा? डब्ल्यू ए। तो जहां पे भी डब्ल्यू ए दे रखा होगा अपन क्वेश्चनों के अंदर डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी लिख के चलेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये मान के चलना है कि डब्ल्यू ए मतलब क्या है? सॉल्वेंट की बात हो रही है, और डब्ल्यू बी मतलब क्या है? वी ए मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। और वी बी की मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पे ए फॉर एप्पल नहीं हो गया, ए फॉर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और बी फॉर क्या हो गया? सॉल्यूट। याद रहेगा क्या? ए फॉर क्या बात करेंगे? सॉल्वेंट। बी फॉर सॉल्यूट। आगे समझ है? बार बार याद रखना, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। स्मॉल लेटर कौन सा है? सॉल्यूट। और कैपिटल लेटर सॉल्वेंट। मतलब किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ डब्ल्यू लिखा, हो सकता है वो एग्जाम वाला छोटा एम बड़ा एम, अरे वो लिख सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, और या क्या बात करेंगे? बोलो। या डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, वी ए, वी बी, इस टाइप की बात करेंगे। कोई तकलीफ है क्या? चलिए बात कर ले। लिखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लिखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हिंदी में लिखो एनसीईआरटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी solvent generally present in larger amount in solution, generally present in larger amounts, जनरली वर्ड उसने इसलिए यूज किया, आगे अपन बात करेंगे, केस देखेंगे, इसलिए उसने जनरली वर्ड यूज करके अपने आप से बच गया वो कि भाई हाँ ठीक है बाकी तुम देख लेना, ठीक है ना। लिख दो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में लिखो सामान्यतः विलायक, सामान्यतः विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सामान्यतः विलायक क्या होता है बेटा? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। एंड सोल्यूट and solute present in smaller amounts
स्मॉलर अमाउंट, जबकि विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय पदार्थ की संख्या एक से अधिक भी संभव है। विलेय पदार्थ की संख्या एक से अधिक भी संभव है। सॉल्यूट में बी मोर देन वन पॉसिबल। वन पॉसिबल सॉल्यूट होता है वो मोर देन क्या हो सकता है, वन हो सकता है। कोई तकलीफ है यहाँ पे, किसी को दुख है रे? चलिए आगे बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में विलेय व विलायक की पहचान। किसी भी विलयन में विलेय व विलायक की पहचान। केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट। मैंने क्या बात बोली, समझ में आया क्या? अपन किस अब क्या कर रहे हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन दे रहा है। देखो ये आपके कहीं यहाँ से सीधा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब आता नहीं है जनरली, आ जाए तो वो आपकी किस्मत है, बाकी जनरली नहीं आता। तो अपन पढ़ क्यों रहे? तो कई बार कुछ चीजें इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि आगे वाली चीजें क्या लगे, इजी, उसमें अपन को वो चीज क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, कई बार आपको पता नहीं होगा, जैसे हम तो अभी बेटा तुमसे ठीक ठाक ज़्यादा तजुर्बा रखा है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो हमने देखा है कि जो बच्चे वन शॉट वाले जो वो टाबर होते हैं, वो सर एक दिन में 1 घंटे में हम तो करके आ जाएंगे, वो लास्ट में या तो कि सर कंफ्यूज हो गया, और या क्या बोलेंगे आएंगे, सर मैं पढ़ता तो खूब हूँ, याद नहीं रहता। अभी तुम्हें आपको मैंने जब समझाया सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, हाइपर, ठीक है ना, आपने जो अनसेचुरेटेड, क्या कहीं तकलीफ भाई तुम लोगों को? ऐसा हुआ कि मैंने आपको रटाया चीज? अरे चीज तुमने खुद ने फील की कि भाई हाँ ऐसी चीज हो रही है तो ऐसा होगा, ऐसी चीज हो रही तो ऐसा होगा। अब आपको बोले कि एक पैरा लिखना है सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे, क्या तुम नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे? अरे है कि नहीं? आप बोला एक लाइन लिखनी है तो तुम लिख दोगे? लिख दोगे ही नहीं लिख दोगे? क्यों? क्योंकि चीज तुमने समझी है, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना, आपको पता है कि ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो इसलिए हमेशा जब आप उस चीज को समझ के चलोगे ना तो टाइम लगेगा, परंतु जब रिवीजन करने जाओगे तब क्या होगा, बहुत कम टाइम में वो आपकी चीज आ जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे थी। समझ में आई बात? इसलिए हमेशा पढ़ना क्या चाहिए, ज्यादा। जब वो ज्यादा पढ़ोगे ना, वो अल्टीमेटली जिस दिन सबमिट करने आओगे ना आ जाएगा। जिसने अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक पढ़ी थी, क्या तुम्हें तकलीफ आई थी एग्जाम के टाइम पे कि यार बहुत ज्यादा टाइम है, ले रहे हैं, कंज्यूम हो रहा है, ऐसा था क्या? आपको धीरे धीरे, और रिएक्शन है तो एग्जाम में वो आई थी, तुम्हें पता है, जो ट्रिकों पे अपन ने बोला था, ला एल्कोहल बना, मुंड मुंड रोजन मुंड, ठीक है ना, सिंपल सिंपल चीजें आ गई थी। क्यों? एग्जाम में तो वही आना है भाई, एग्जाम में तो फिक्स है कि नहीं है। तो ये चीज़ है, इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ को अंडरस्टैंड करके जाओ, वहाँ जाओगे तो 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि तूफान से, आंधी से पहले क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बचने की है, वो सारी लिख दो, ताकि जब क्वेश्चन आए तब आपको ऐसा नहीं लगे कि इसमें क्या करना है। समझ आ गई बात? तो इसलिए ये केस मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई ये आएंगे आगे, परंतु ये जो समझोगे ना वो चीज़ आगे इसका कहीं ना कहीं यूज है। ठीक है, तो लिखो केस फर्स्ट, लिखो when both component have same phase physical state, ऐसे लिख दो, when both component have same physical state, when both component have same physical state, लिखो जब दोनों घटक समान भौतिक अवस्था, जब दोनों घटकों की समान भौतिक अवस्था हो, जब दोनों घटकों की समान भौतिक अवस्था हो, जब दोनों घटकों की क्या हो, समान क्या हो, फिजिकल स्टेट हो। तो लिखो देन वी डिसाइड, इसमें लिखो देन वी डिसाइड बाय द हेल्प ऑफ अमाउंट,
तब हम मात्रा के आधार पर निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। लार्जर अमाउंट में तो लिख दो, लिखो लार्जर अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट। और तुम लिख दो अधिक मात्रा में विलायक, कम मात्रा में विलेय। अब यहां पे दो केसेस है, ठीक है। अमाउंट डिसाइड कैसे करेंगे? क्या अमाउंट किसका? अमाउंट तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अमाउंट तो सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड है तो इसमें अपन क्या देखेंगे? सॉलिड के अंदर अपन देखेंगे मोल। क्या चेक करेंगे? मोल। जो भी अमाउंट दे रखा होगा ग्राम में वगैरह में, अपन क्या निकालेंगे? उसका मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? मोल्स। अब आधे बच्चों को ये है कि सर मोल क्या है, ठीक है, तो बात करते हैं। परंतु क्या दे रखा है? लिक्विड एंड गैस क्या दे रखा है? तो अपन वहां से मोल से भी डिसाइड करेंगे और किससे करेंगे? वॉल्यूम से भी। किससे कर लेंगे? वॉल्यूम से भी, ठीक है ना। मोल और दोनों वॉल्यूम दोनों से डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला कि अपन फर्स्ट क्या देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? फिजिकल स्टेट सेम है तो फिर अपन किससे डिसाइड करेंगे? अमाउंट से। किससे डिसाइड करेंगे? अमाउंट से। और अमाउंट से कैसे डिसाइड करेंगे? यदि अमाउंट में क्या है? सॉलिड है। कैसा है वो? फिजिकल स्टेट उसकी क्या है? सॉलिड। तो उसके क्या देखेंगे? मोल्स। क्या देखेंगे? मोल्स। परंतु वो कैसा है? लिक्विड और गैस है, तो अपन उसका अमाउंट क्या क्या देखेंगे? कैसे? मोल भी देखेंगे और वॉल्यूम भी। या तो मोल्स देख लेंगे या क्या देख लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? जैसे 10 ml, एक जैसे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, ये रहा, लिखा मैंने 100 ml क्या है? वाटर है। 100 ml क्या है? और इसके अंदर 10 ml क्या है बेटा? इथेनॉल लिख देता हूं। 10 ml क्या है? इथेनॉल। अब बताओ यहां पे कौन है सॉल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट? ये तो कौन सा हो गया? और ये क्या हो गया? समझ में आया क्या? पर मैंने दूसरा एग्जांपल ये दे दिया, लिख दूं C2H5OH। अब बताओ चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया? ये तो हो गया कौन सा? और ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। समझ में आया क्या? अरे पक्का, अरे शाम वाला यही तो होता है, 8 PM वाला। हाँ चलो लिख लो भाई। क्या दोनों लिक्विड है ना? एथेनॉल लिक्विड होता, पता है ना तुम लोगों को?
हो गया, लिख लिया। अब बात करते हैं मोल वाले की। गजब का क्वेश्चंस कि मोल क्या है। तो पहले बताओ मोल क्या है, व्हाट इज द मोल है। एम बराबर एन बराबर लिखते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू बटा एम होता है। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। दिया गया भार बटा अणुभार, यही होता है। चलिए, तो मोल के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। क्या होता है दिया गया भार, क्या है, दिया गया भार। इंग्लिश मीडियम वाला अब तुम लिख देना खुद ही, मोलर द्रव्यमान। मास, ठीक है। क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तो ये होता है, ठीक है। होते तो 3-4 है, पर अपने इससे काम हो जाएगा क्योंकि अमाउंट दिया होगा, ग्राम में वगैरह दे रखे होंगे, और उससे अपन निकाल लेंगे। और भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, इसके 2-3-4 क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा। मोल्स निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वो 2-3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2-3 होता है। एक होता है, ये तो हो गया अमाउंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट गिवन हो, मतलब कोई भी पदार्थ का क्या दे रखा हो, मात्रा दे रखी हो, तो मोल्स निकालने हो तो ये होता है फॉर्मूला। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया कि 18 ग्राम क्या है, वाटर है, इसके मोल बताओ कितने होंगे। तो अपन पहले क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ना 18 ग्राम बेटा, ये W दे रखा है, इसमें इसकी जगह पे छोटा m भी लिख सकते हैं, छोटा m अपॉन क्या लिख देंगे, कैपिटल M, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, W, और W कितना दे रखा है, 18 ग्राम। समझाया, कितना दे रखा है बेटा, 18 ग्राम दे रखा है। अब मोलर मास निकालना है, और मोलर मास निकालते ऐसे है बेटा, ये देखो इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होता है, उसका भार क्या होता है, एक होता है, सबको पता है? नहीं तो हमेशा ध्यान रखना, मैं 20 तक लिखवा देता हूँ, उससे अपना काम सब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है वो एक है, हाइड्रोजन कितना है, एक। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है बेटा, हीलियम, हीलियम का कितना होता है, 4। उसके बाद कौन होता है, लिथियम। अब लिथियम का कितने नंबर पे, 3 पे आता है भाई। देख, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रूल्स मतलब लग भी जाता है, कई बार नहीं लगता है। एक ओड इवन का रूल्स होता है, क्या होता है, ऑड और इवन का रूल। तो ऑड यदि नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड। एटॉमिक नंबर मतलब समझ गए वो किस नंबर पे आता है। यदि ऑड, ऑड का मतलब समझ गए, विषम। क्या है बेटा, ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम। विषम होता है भाई, इवन एंड सम होता है। अरे ऑड खत्म, ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऑड विषम, ठीक है ना। इवन यानी क्या होता है, सम, ठीक है। अब देखो ऑड दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू जेड प्लस 1, और जेड यहाँ पे क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक। और यहां लिखेंगे ओनली 2 इंटू जेड। अब बताओ ये 3 नंबर पे क्या ओड है कि इवन है, ओड है। क्या है बेटा, ओड है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या करेंगे, 7 करेंगे। कोई तकलीफ है क्या, इक्वल टू क्या करते हैं, 7। अरे समझ में आया क्या। चलिए, उसके बाद कौन आ गया, बेरिलियम। अब इसका कितना होगा, 4 नंबर पे। तो ये तो क्या करेंगे, 4 इंटू 2 होना चाहिए, होना कितना चाहिए, 8, पर होता नहीं है, इसका 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। आगे समझे। चलिए, तो ये मैंने बोला ना याद रखना है, ये ऐसा न हो के क्या होगा, इसका 9 होगा। उसके बाद कौन आएगा, बोरॉन कितने नंबर, 5। तो देखो 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11। उसके बाद कार्बन 6, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 12। उसके बाद कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन। बोलो कितना, अच्छा सॉरी नाइट्रोजन रे, ऑक्सीजन का 7 नंबर पे नाइट्रोजन। तो 7 इंटू 2 प्लस 1 करना, पर इसमें ऐसा होगा नहीं, इसका कितना होता है, 14। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा नहीं 15 करके आ जाओ। वो आइसोटोप कम स्टेबल होता है, पर वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है आइसोटोप। ऑक्सीजन कितना हो गया,
8, तो क्या करोगे 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है ना, तो ऐसे करके निकाल लोगे। जैसे मैं सीधा आ जाऊं किसके ऊपर, पोटेशियम के ऊपर आ जाऊं, 19 नंबर पे आता है कि नहीं आता, तो क्या करोगे 19 इंटू प्लस क्या करोगे 1, कितना हो गया 39। ऐसे कर लोगे, आता है सब एलिमेंट तो आते हैं 20 तक तो पक्का। चलिए मेरे क्या, मैं बिलीव करता नहीं हूँ, वो है ही नहीं, फितरत ही नहीं है कि हाँ बच्चे को आ रहा है। ठीक है लिख लो। तो अब देखो, हाँ इसका पहले बता देता हूँ, इसका पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखो m क्या आ गया, देखो हाइड्रोजन कितना है 2, अरे है कि नहीं H2, तो कितना 2 मल्टीप्लाई 1, क्यों हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो है कितने 2, 2 का भार कितना है 1, प्लस क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 18। अब 18 क्या है, मोलर द्रव्यमान है ना, तो मोल पर ग्राम, ग्राम पर मोल लिखना है। क्या लिखना है बेटा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। क्या लिखना है बेटा, ग्राम पर मोल। ये ऐसा क्यों आया ग्राम पर मोल, देखो एक चीज होती है, सुनना अच्छे से, यहां पे मैं बता देता हूं। जैसे एक होता है परमाणुक भार, परमाणुक भार को अपन निकालते हैं ना, वो 2 तरीके 3-4 तरीकों से निकालते हैं। ये 11वीं की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकाला, जैसे मैं बोलूं एक ऑक्सीजन है, एक H2O है, ये है, इस एक अणु का मुझे बाहर निकालना है। किसके अणु का निकालना है, एक का। तो जब भी किसी का निकाला तो पहले अपन ने निकाला था सापेक्षित भार। कैसा निकाला था, सापेक्षित भार। कार्बन 12 के आइसोटोप था, कार्बन 12 मतलब समझ गए, कार्बन का आइसोटोप। ठीक है, 12 का उसके जो भार था, उसका जो क्या था मास था, उसके मास का 1/12वां भाग लिया। कितना लिया, कितना 1/12 पार्ट लिया उसके मास का, और उसको कंपैरिजन करवाया सबसे, उसको कंपैरिजन क्या करवाया सबसे, और जो जितना टाइम वो ज्यादा हुआ वो उसका क्या मान लिया गया, अपने भार मान लिया, उसका वेट मान लिया। समझ में आया क्या, जैसे मैंने क्या किया, क्या किया, एक स्टार्टिंग में ये वाला थोड़ा सा समझ लेना इसको, कि ये किया, और कार्बन के इसके कितने कर लिए 12 पार्ट कर लिए। एक कार्बन का लिया, कार्बन C12 लिया, और उसके कितने पार्ट कर लिए बेटा 12 पार्ट किए। देखो 1 2 3 4, बड़ा नहीं है, हो गए पूरे 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें से एक पार्ट बाहर हटाया उसने, क्या किया, एक पार्ट को यहां लेके गए बाहर। अब इस पार्ट से कंपैरिजन करवाया, तो यहां पे क्या लगा दिया, तराजू लगाया उन लोगों ने। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, किसी एलिमेंट को रख दिया, यहां पे एलिमेंट ई को रखा, और ई के अंदर इस पार्ट को यहां पे रखना, बारी बारी से रखते गए। जैसे ये एलिमेंट था, इस 12 पार्ट को कितनी बार रखने गए, 5 बार रखा। कितनी बार रखा, तो इसका जो मास था ना वो कितना था 5, कितना माना गया 5 माना गया। कितना माना गया रे 5, समझ आई बात। और इसको बोला रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोलेगा, सापेक्षित अणु भार। अरे समझ आई बात, क्या बोला, सापेक्षित अणु भार या रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई तकलीफ है क्या, चलिए अब देखो बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट बात की, तो ये फिर उसको बाद में देखा गया कि किसी भी परमाणु का जो भार होगा वो होता क्या है। फिर साइंटिस्ट थोड़े और जागरूक हुए कि किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो क्या होता है, कि सर ऐसा होता है, आपने भी बोला कि सर इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसी का भार होगा। जैसे मैं इस क्लास का भार निकालना है, तो इस क्लास का भार क्या होगा, क्या होगा, अपना टोटल भार निकाल दें, इस सब गैजेट का जितने भी है अपन है सबका, यदि मैं निकाल लूं वेट, तो आ गया इस क्लास का भार। अरे हाँ ना बोल, समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे इस एटम का भार निकालना है, इसका मतलब एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाद में क्या होते बेटा इलेक्ट्रॉन्स। अरे यही होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन ने क्या किया, द मास ऑफ एनी एटम, द मास ऑफ एनी एटम्स क्या होगा बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो बात बोला कि किसी भी परमाणु का जो भार होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार। अब इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो जो होता है, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ना,
उसके अंदर कितने का डिवाइड करना पड़ता है? 1837 का डिवाइड करते हैं तब आता है। इसका मतलब अपन जो कंपैरिजन करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो जनरली अपन ऐसे मानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब बहुत कम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन है। तो इसके कंपैरिजन में इसको क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। क्या हटा दो, है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई भार ही नहीं है, तो अपन मान लेते हैं जो तब भी निकालेंगे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का निकालेंगे। और अब अपन ने बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे कितने, बताओ? किसी के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो प्रोटॉन तो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगा और न्यूट्रॉन उसके बराबर भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। अरे समझ आई बात? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, ए बराबर होता है जेड प्लस क्या होता है बेटा? पी। अरे सॉरी, जेड प्लस एन या पी प्लस एन लिख देता हूं, पी प्लस एन। ए इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको? मास नंबर। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, या द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब मैं यहां पे यदि बात कर लूं तो यहां पे ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का इक्वल होगा भाई। अरे ये तो पता है ना, तुम दोनों का मास इक्वल होता है, लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मानते हैं। अरे लगभग इक्वल होता है, इसका होता है 1.675 न्यूट्रॉन का और इसका होता है 1.673 या 2, मतलब 27 होता है तो 3 मान लो, तो 3 मान लो। समझ आई बात? तो ऑलमोस्ट तो इक्वल ही है। मैं इधर 2 और 5 हटा दूं तो कितना हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे यही होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब अपन यही तो करेंगे। टोटल प्रोटॉन क्या है? टोटल प्रोटॉन कितने, क्या लिखेंगे? टोटल न्यूट्रॉन इंटू क्या लिखेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस क्या लिखेंगे? टोटल प्रोटॉन इंटू क्या लिखेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही तो करेंगे। तो अब देखो, टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन, और ये इसमें कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इतना तो समझते ही हो, स्टेप बढ़ाओगे क्या? अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या बात बोला पता चला? वापस बोल देता हूं, इधर देखो। मैंने बोला किसी परमाणु का क्या निकालना मुझे? भार। क्या निकालना रे? भार। भार निकालने के लिए क्या करेंगे? उस परमाणु के अंदर जो भी अपरमाणु उपरमाणु कण है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसका क्या कर लेंगे? भार निकाल देंगे। क्या इंग्लिश वाले कितने आप में से? अच्छा, 4 जने हो। हाँ, तो उस एटॉमिक मतलब अपन क्या करेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल से उसका क्या निकालेंगे? कितना वेट है वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब उसके अंदर उप परमाणु कण है, कौन कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो अपन ने क्या बोला? मास ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो क्या होगा बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मैंने बोला वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना डिवाइड करूं? 18, 17, अरे यही 1837 का डिवाइड करूंगा, तब इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि इसका मास है वो बहुत कम है। मास है वो क्या है? बहुत कम है। इसलिए अपन इसको क्या मान लेते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं? अब मैंने बोला मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितना होता है? तो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब मैं मुझे निकालना है इसका वेट, तो कैसे करूंगा? टोटल कितने प्रोटॉन्स है, उसके एक प्रोटॉन्स के क्या कर दूंगा? मास से मल्टीप्लाई। टोटल कितने न्यूट्रॉन है, उसके एक न्यूट्रॉन के मास से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? तो यहां पे क्या लिखूंगा? टोटल क्या लिखूंगा? टोटल पी प्लस टोटल एन। अरे हाँ ना बोल। और इंटू क्या कर लेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे हाँ या ना? इसको क्या बोलते रहे? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। क्या वो ए होती है कि नहीं होती है? इंटू क्या हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो, एक टाइम था, उस टाइम इसको क्या किया गया? ऐसा माना गया। क्या माना गया? आइए समझते हैं, थोड़ा समझना ये चीज क्या है। 11वीं में तुमने बहुत अच्छे समझी, मुझे पता है। 11वीं में बड़ा मन होता है ना पढ़ने का, नए नए होते हैं, पहला ही चैप्टर यही होता है, ठीक है ना? उसके बाद भूल जाते हैं। दिल और दिमाग के क्या है? साफ लोग हो तुम। बुरा न तो मानते हो, न बुरा कहते हो, न बुरा सुनते हो। सही बात है ना? ऐसे ही है। चलिए आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, मैं बोलूं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये इतना छोटा अमाउंट है, इसलिए इसको मान लिया गया AMU। कितना मान लिया गया? 1 AMU। क्या मान लिया गया?
AMU। और इसको देखा गया बाद में कि यदि 1 के अंदर डिवाइड करूं 6.022 इंटू 10⁻23 का डिवाइड करूं तो यही अमाउंट आ रहा है। डिवाइड करके घर जाके देख लेना कि 1 के अंदर किसका भाग दूं, 6.022 इंटू 10⁻23 का भाग दूं तो ये आ जाएगा 1 ग्राम। इसका मतलब 1 AMU बोलूं तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम बोलूं, या 1 अपॉन क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻, कितना 23 ग्राम के इक्वल होता है। और इसको बोलते हैं, जैसे मैं कोई भी दुनिया में 1 मोल ले लूं, 1 मोल, क्या ले लूं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल कोई पदार्थ, एक मोल ले लूं तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। कितना होता है बेटा 6.23। इसको बोलते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। किसके इक्वल माना जाता है Na के। तो इसको मतलब ये मैं 1 अपॉन Na ग्राम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बोलो रे क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन Na ग्राम। अरे समझ में आया क्या, पक्का। अब मुझे किसी भी अमाउंट का, जैसे ऑक्सीजन का निकालना, मुझे क्या निकालना बेटा ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना, बाहर निकालना है। ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8, अपन को पता है ऑक्सीजन का बार कितना होता है 16, अभी निकाला। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का बार है तो क्या लिखूंगा 16 AMU। क्या लिखूंगा AMU, क्या लिखोगे 16 AMU। कोई तकलीफ है क्या, पक्का। अरे है क्या। तो फिर मैंने उधर ये ग्राम पर मोल क्यों लिखा, ये जो लिख रहा था मैं इधर ये ग्राम पर मोल क्यों लिखा, यहां पे भी तो AMU आना चाहिए था। अरे है कि नहीं है। तो अब ये बात इसलिए आई बेटा कि मोल क्यों आया। तो एक बात ध्यान रखना, दुनिया के अंदर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल ले लूं, क्या ले लूं, जैसे डजन वाला सुना है तुम लोगों ने, जैसे 1 डजन केला लूंगा तो कितने आएंगे 12, 2 डजन लूंगा तो कितना आ जाएगा 24। तुम ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं बोलूं 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लूंगा वो कितना होगा हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अरे समझ आई बात। मैंने 1 मोल पेन ले लिया, इसका मतलब ये पेन कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अरे ये होंगे कि नहीं होंगे, S टेंस टू पावर कितना होगा 23। कोई तकलीफ है क्या। अब मैं बोल 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन है बोलो रे 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे रे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलूंगा ऑक्सीजन के 1 मोल का भार। अपने देखो केमिस्ट्री के अंदर भार और द्रव्यमान दोनों क्या है सेम है, ठीक है ना, आपको ज्यादा यूं सोचना नहीं है। या ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान होगा वो कैसे होगा 1 मोल ऑक्सीजन का भार होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखूंगा 1 मोल, मोल में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करोगे बताओ 16, और इंटू क्या करोगे AMU होता है 16 AMU। क्या होता है 16 AMU। अब एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं इसको। क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको AMU को अपने अभी चेंज किया, AMU की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ग्राम में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 16 इंटू 23 ग्राम। समझ में आया क्या तुम लोगों को, ये क्यों लिखा पता चला, क्योंकि एक AMU इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, अभी लिखा है पीछे। तो ये से यहां से क्या हो गया
कैंसिल, कितना ग्राम आया रे? ये 16 ग्राम है किसका बाहर? 1 मोल ऑक्सीजन का, इसलिए 16 ग्राम पर मोल। ऐसा समझे? तो जब भी मोलर द्रव्यमान पूछे तो अमाउंट चेंज नहीं होगा उसके, इसका मतलब मैंने जब भी लिखा ऐसे लिखा, जैसे मैंने H2O लिखा और इसका मास लिखा 18 AMU, तो तुम्हें क्या समझ में आया कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना है, पानी का एक अणु है। कितना है? एक अणु है, ठीक है ना, 1 पार्टिकल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। परंतु मैंने जैसे ही लिखा, इसका मतलब कितने यहां पे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने अणु होंगे? अब यहां पे पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े यहां। ऐसा समझे? तो मोलर मास किसका होता है? एक मोल का। किसका होता है? एक मोल का। और जब भी एएमयू लिखते हैं तो वो किसका होता है? एक का। समझ में आई बात मेरी? किसी को तकलीफ है क्या? क्या बात बोल के पता चला तुम लोगों को? जैसे मुझे ग्लूकोज का निकालना है, किसका निकालना, कैलकुलेट करना है? ग्लूकोज का। जैसे इस साइड देखो, मुझे ग्लूकोज का निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो। ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे निकालोगे ग्लूकोज का? बोलो। C6H12O6, ये निकालना। पहले मैं बोलूंगा एक ग्लूकोज का निकालना है, तो क्या बोलोगे? देखो पहले तो अपन निकालते, कैलकुलेट करते हैं। W ग्लूकोज निकालना है, सॉरी M ग्लूकोज। पहले मोलर ही निकाल दो, कोई भी निकालो, वो निकालना तो वैसे ही है। O6। बताओ क्या करोगे? कार्बन का लिखोगे। कार्बन है कितने? 6, और एक कार्बन का कितना होता है? 12। प्लस क्या लिखोगे? हाइड्रोजन कितने? 12, और एक का कितना होता है? 1। प्लस क्या लिखोगे? ऑक्सीजन 6, और है कितने टोटल? 16। अब बताओ कितने हुए रे? 180 आएगा। कितना आएगा रे? करते रहना। अब 180 AMU लिखूं या ग्राम पर मोल, तो वो डिपेंड करेगा। यदि मैंने मोलर मास पूछा है, क्या पूछा है, इसका मतलब वो कितने पार्टिकल्स होंगे? एक मोल। कितने होंगे? तो वहां पे क्या लिखेंगे? ग्राम पर मोल। बट मैंने पूछा 1 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होगा बताओ? क्या लिखोगे? 180 AMU। मैंने बोला इसको ग्राम में कन्वर्ट कर, तो क्या लिखोगे? 180 और इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसको अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है? याद करो, देखिए अभी लिखवाया मैंने 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। आगे समझ में? अरे कोई तकलीफ है? कैसे निकालते हैं मास, पता चला? बताओ। सुक्रोज का बताओ, देखे चीनी का, ठीक है ना, शुगर, जिसको क्या बोलते हैं अपन जनरली? सुक्रोज। क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। कैलकुलेट करो, देखे करो फटाफट, निकालो M। ये याद रखने हैं वैसे। 342, ठीक है ना। ये क्या होता है? ग्लूकोज का डबल करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल का माइनस कर दो, ठीक है ना। इसका कैलकुलेट करना, 342 ग्राम पर मोल होगा। कैलकुलेट करके देखना। अब आपको ये घर पे करने हैं, इनके कैलकुलेट करने हैं। NaOH का करके आना है, CO2 का करना है। ये सब क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। सबके मोलर मास निकालना है। मोलर मास प्लस एक पार्टिकल का मास निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है H2O का, तो अभी कर लिया। H2O2 का करना है। उसके बाद एक ब्लीचिंग पाउडर नाम सुना होगा, एक तो अपन ये लिख देते हैं, कोई नहीं, सोडा, सोडा जी लिख देते हैं अपने। इथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसका नाम पता है ना? एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला C2H6O2।
बाद में कहीं पे भी लिखाऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। इसका नाम याद है किसी को? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है ये? ऑक्जेलिक एसिड है, C2O4H2। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है इसका? एसीटोन। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड भी लिख दो। इसका नाम पता होगा तुम लोगों को? फार्मिक अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड है भाई। OH कहाँ दिख रहा तेरे को? तुम्हें क्या जल्दी हो रही है, कहीं जाना है क्या? क्या ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने? चलो चलो चलो, इसको माइंड अप करो फटाफट। इसको लिख दो एक। हाँ, उसको ये भी लिख देना रे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और लिख दो 2-3। फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। एक निकाल देना NaHCl का निकाल देना, KCl का निकाल देना, NaCl का निकाल देना। ठीक है, तो ये सारे करके आना। बाकी जय हिंद जय भारत।